Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner and I am your host. चैनल को सब्सक्राइब करने और फेसबुक पेज को फॉलो करने का बहुत शुक्रिया। तो जनाब यहाँ आपको बताते चलें कि आज कुछ वेदर अच्छा था तो हमने भी सोचा कि कुछ देर आउटिंग ही कर लें। तो अचानक वेदर के अकॉर्डिंगली एक सॉन्ग याद आ गया, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं सनम रे। खैर ये हाल आते ही हमने मोबाइल निकाला कि सॉन्ग सर्च करते हैं तो हमारी क्वीन नादिया खान की वीडियो सामने आ गई। अब नादिया खान की जो वीडियो सामने आई उस पर तो बात में करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और किस किस ने इस जगह को आइडेंटिफाई किया। अब चूँकि हम नादिया खान की वीडियो को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो उसके लिए चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब स्पेशली नादिया खान की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी ड्रामे को भी, कास्टिंग को भी और हर चीज़ को। बल्कि उनके ख्याल में तो ये था कि लोग नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रोल कर रहे हैं इतना ज़्यादा। तो चले आए पहले सुनते हैं कि नादिया खान क्या कह रही थी। दुर्रे फिशा के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग, इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स, इतनी बुराइयां, मैं हैरान हो गई। आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। आई थिंक दुर्रे फिशा इज लुकिंग परफेक्ट, शी इज एक्टिंग अमेजिंग। और ये उसकी लुक्स पे बोल क्या रहे हैं? नहीं कि एक्टिंग कितनी अच्छी, मतलब अच्छी एक्टिंग बुरी हो रही। पहली बात तो ये कि परफेक्ट कहना ये तो वैसे ही गलत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट सिर्फ मुकम्मल ज़ात से अल्लाह की है। दूसरी बात ये कि ठीक है नादिया खान को अगर दुर्रे फिशा पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो लोगों को भी पसंद हो। ठीक, जहाँ तक वो दुर्रे फिशा की इंग्लिश बोलने की बात है तो बिलीव भी मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे म्याऊं म्याऊं करके वो बात कर रही है, जैसे वो बिल्लियाँ नहीं बोलती म्याऊं म्याऊं। फिर दुर्रे फिशा के एक्सेंट पर ट्रोलिंग जो हुई वो विद इन अ कंट्री नहीं हुई, आउट ऑफ द कंट्री भी हुई है। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हुई है, हम ये कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत ही एनवाइंग और ओवर एक्टिंग की पूरी होलसेल शॉप, और अब तक जो उनका कैरेक्टर सामने आया है वो बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है और इसी वजह से दुर्रे फिशा ट्रोल हो रही हैं। फिर ये भी बात हुई कि जी एलीट क्लास दिखाई गई है इसलिए वो इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हैं। भाई हम भी कहते हैं कि एलीट क्लास है, वाकई है, मतलब वो तो नज़र भी आ रहा है ना। उनका आप घर देखें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उनका वे ऑफ लिविंग देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें तो वाकई एलीट क्लास है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एलीट क्लास नहीं है। लेकिन वो इतनी एलीट क्लास है, इतनी एलीट क्लास है कि जब उनके घर में खुशबख्त आई तो जो चाय की ट्रे थी उसमें चाय के 2 कप थे और साथ में केक रस थे। अब शायद एलीट क्लास जो होती हैं उनमें 2 कप चाय के साथ केक रस ही रखते होंगे। जो सच पूछे तो इतनी एलीट क्लास तो हमने भी पहली दफ़ा ही देखी है। अब अगर जी दादी की बात करें तो दादी नहीं लग रही। ना मेकअप कम हो रहा है, ना आईलाइनर में कोई फ़र्क आ रहा है, कुछ भी नहीं। दादी नमाज भी पढ़ रही है। मंडे टू ट्यूसडे वो मुस्लिन और शाजिया बने होते हैं, बस तेरा साथ हो में, और दरे निजात में सैटरडे को वो हबीब और माजी बने होते हैं। चलो ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग्स पे हुए हैं ये ड्रामा शूट हुए हैं, लेकिन ऑन ईयर तो एक साथ ही आ रहे हैं ना। तो अब बताएं भला इसमें हम क्या करें कि हम उनको देखते हैं जब दादी को तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी उन्होंने कहना है हबीब को, मुस्लिम मुझे ये घर चाहिए, ये घर मेरा ख्वाब है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चों का है। अभी ऐसा लगता है जैसे वो अभी कहेंगे। बस सिर्फ बात इतनी है कि माइंड रजिस्टर नहीं कर रहा होता, तो बस कन्फ्यूजन चल रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि हबीब चाहे हबीब हो तो चाहे मुस्लिम हो, ओबीडियंट सन है और कुछ है नहीं है, बहुत ओबीडियंट है। वहाँ पर भी दादाजी के साथ भी बड़ा ओबीडियंट है और यहाँ माँ जी के साथ भी बड़ा ओबीडियंट बेटा बना हुआ है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी भाई।
सरप्राइजिंगली मैं अभी कुछ ही दिन हुए मन माइल का एक सीन मेरे सामने आया और उसमें हमारी शाजिया कह लें, अब दादी जान कह लें, उसको माँ जी कह लें, वो उसमें फरहान ताहिर के जो वालिद साहब हैं नईम ताहिर, उनकी मिसेस बनी हुई थी। एक्टिंग की बात करें तो दोनों ड्रामों में सबा हमीद की एक्टिंग बहुत अच्छी है, हर तरह से उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन वो चूँकि उनको दादी का रोल दिया गया तो गेटअप थोड़ा सा दादी वाला होना चाहिए, सिर्फ इतनी बात है। जैसे हम देख रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त में एट द सेम टाइम लगता है वो भी, तो उसमें सानिया सईद का जो रोल है वो यंग टू ओल्ड है। तो जिस वक्त उनको ज़रा थोड़ा सा यंग साइड पे दिखा रहे हैं ना, कि जब ताबिश की शादी होती है तो वो वाला नई शादी होती है, मतलब तो वो वाला जो पीरियड दिखा रहे हैं उसमें उनका गेटअप भी चेंज है और उनका बोलने का तरीका भी और है। और जैसे ही वो ओल्ड उनका दिखाते हैं गेटअप और सारा कुछ, के अब 14 साल गुजर गए हैं, तो उस वक्त तो वो उनके मतलब गेटअप में भी काफ़ी चेंज है, उनकी मूवमेंट में भी चेंज है, और फिर यह है कि उनका बोलने का जो तरीका है वो भी बहुत स्लो हो गया। तो सिर्फ इतनी बात है कि जिसमें सबा हमीद को हर कोई ये कह रहा है कि वो इस चीज़ में शायद हमारे माइंड रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, कि दादी दादी नहीं लग रही, और तो बाकी ठीक है सब। खुशबत की बात ही को अगर हम कंटिन्यू करें तो मतलब इसको भी दिखाया गया कि बहुत अच्छी एक नेक पारसा सी औरत है, और जबकि उसका भी पास्ट है, जो कि एपिसोड नंबर 7 में कुछ दिखाया भी गया है। लेकिन ये समझ नहीं आई, इतनी वो समझदार होते हुए इतनी मैच्योर है वो, मतलब उसने अपने बेटे की जो तरबियत की है वो नज़र आ रहा है कि जी बहुत अच्छी है। उसके बावजूद वो इतनी अच्छी दिखाई गई है कि एक रैंडम लड़की आके कहती है कि जी मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, और वो उसको अपने घर में ठहरा भी लेती है, वो रात भी रहती है, और फिर बेटे को फ़ोन पे ये नहीं बताती कि जो लड़की आई है वो क्लेम कर रही है कि वो तुम्हारी बीवी है, मतलब बेटे को बुला लेती है। मतलब ये बड़ा इनलॉजिकल सा लगा, रियलिस्टिक नहीं लगा मुझे। बट एनीवेज आगे चल के पता चल गया कि जी अबू बकर जो है उसने वो उसको वापस कराची ले गया, और आगे अब क्या होता है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। अबू बकर की बात करें तो अबू बकर को भी दिखाया गया कि बहुत ही अच्छा इंसान है, जितनी भी कोई दुनिया में खूबियां हैं वो सारी उसके अंदर हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि कोई भी इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बुरा भी होता है, कहीं ना कहीं उससे गलतियां भी हो सकती हैं। अब ये जो इतना अच्छा दिखाया गया है कि उसको अब ये नहीं पता, उस वक्त तक नहीं पता था कि जब तक वो अपार्टमेंट अरेंज करके दे रहा था, तो जब डिटेल्स आई तो तब पता चला कि ये ज़रियाब उसको मैसेज कर रही है और उसके लिए वो अपार्टमेंट 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट जो है वो अरेंज कर रहा है। लेकिन कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये बड़ी एक डाउटफुल बात है। अब ड्रामे की मेन लीड कास्ट जो है उसमें तो यही 3 लोग हैं, 4 बल्कि कहना चाहिए। एक अबू बकर है, एक हमना है, दूसरी तरफ जामिल है और ज़रियाब है। तो ज़रियाब की बात तो पहले भी हमने की है कि उसका इंग्लिश एक्सेंट तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे म्याऊं म्याऊं कर रही है, लेकिन मतलब इतना अभी तक इतना इनलॉजिकल उसका दिखा रहे हैं सब कुछ। एक तो उसको पता नहीं बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट किसने दे दिया, इतनी बदतमीज़ी भाई, अब इतनी भी बदतमीज़ी कोई नहीं करता जितनी एलीट क्लास की ये बदतमीज़ी दिखा रहे हैं। मतलब वो कभी तो दादी के पास आके बैठी है और उसने टेबल पे पाँव रख दिए जूतों समेत, और फिर वो दो करके जैसे वो बोलती है वो भी बड़ा ही कोई वियर्ड सा लगता है। फिर वो जो उनका डांस कम जुम्बा था जिसके लिए अबू बकर को भी जाकर उसने कहा कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ, हमने डांस प्रैक्टिस करनी है, वो तो हमें दिखाया ही नहीं है, तो वो कहाँ पे हुआ। फिर इसका जो दिखाया जा रहा है कि जी जैसे हाथ धो के ही वो जामिन के पीछे पड़ गई है।
हर बात पे जब भी कोई डायलॉग आता है उसको टच करना, कभी उसके फेस पे हाथ लगाना, कभी उसकी गर्दन पे हाथ लगा रही है, कभी उसका हाथ पकड़ के बात कर रही है। मतलब इस कदर बचकाना हरकतें हैं ये। आगे जाके तो जो होगा स्टोरी में वो तो हम बाद में देखेंगे ना, अभी तक जो हम देख रहे हैं वो तो यही है। बहुत ही ये भी इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक लग रहा है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ज़रियाब का कैरेक्टर जो है वो कोई इतना मैच्योर नहीं है। मतलब उसके नज़दीक उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी जो स्पेशली उसकी इज़्ज़त है जो एक लड़की के लिए बहुत मैटर करती है, उसके लिए वो चीज़ कुछ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसीलिए जब जामिल उससे कहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो फ़ौरन मान भी जाती है। उसके लिए मतलब ये चीज़ उसे बॉदर ही नहीं किया कि ये किस किस्म का टाइम मांग रहा है मुझसे। और मतलब फिर खैर जो भी सीन क्रिएट हुआ और उसके बाद राइटर साहबा हमारी जो हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ जी यहाँ पर रिलेशन उनका डेवलप हो गया था। तो ये भी कोई बड़ी अजीब सी चीज़ है कि बाकी ड्रामों में तो दिखाया जा रहा है कि शादी होती है और जी जो मतलब उनका एक्चुअल बताया जाता है कि जी शादी होगी, इनका निकाह हुआ, तो उसमें वो मियाँ बीवी बनते हैं तो वो अलग-अलग कमरों में या तो सोते हैं, तो यहाँ एक बेड पे होता है, एक सोफे पे होता है, नहीं तो एक सोफे पे होगा तो दूसरा ज़मीन पे होगा। मतलब क्या आप दिखा रहे हैं कि जहाँ पर शादी दिखाई जाती है वहाँ पर तो वो इकट्ठे एक बेड पे सोते नहीं हैं, वो टाइम स्पेंड नहीं करते। लेकिन जहाँ अभी मतलब ऑफिशियली एंगेजमेंट भी नहीं हुई, इनफॉर्मल उसकी वो फैंसी है और उनका अपने रिलेशन दिखा दिया, फिजिकल रिलेशन आप बता रहे हैं कि जी वो आपने जैसे भी शुगर कोटिंग में बताया है, तो ये बड़ा कुछ अनएथिकल सा है ये सारा जो दिखाया गया। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि दुर्रे फिशान जो है वो बड़ी चुलबुली सी बनी हुई है, बबली सा रोल कर रही है, हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो कक्की चुन्नी बनी हुई है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लड़कियां तो बहुत इस एज में आके जिसमें उसको दिखाया जा रहा है मैच्योर हो जाती हैं, अब ये अभी तक काकी चुन्नी ही बनी हुई है। दूसरा मतलब उसको ड्रग्स से और इस चीज़ से कि वो ड्रंकर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी। उसमें उसने कह भी दिया कि जी बाप भी तो मेरा करता है ये, वो दादों को बता रही हैं। जब दादों कहती हैं कि जी वो एक तो ड्रिंक करता है, दूसरा ड्रग्स भी यूज़ करता है, उसके ऊपर उसका बड़ा ही कोई नॉर्मल सा रिएक्शन था कि ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि वो इस्लामिक प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहता है, तो उसका रिएक्शन देख के तो बहुत ही हैरत हुई। अब हर बात में हम अगर ये कह दें कि जी ये ड्रामा राइटर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और उनके हर ड्रामा ही बड़ा अच्छा होता है और ये होता है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत बताई जा रही हैं जिनको करेक्ट करना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब जैसे वो माँ जी अबू बकर को कहती है कि हाँ तुम कहाँ नमाज कज़ा करने वाले हो, जबकि वो बता रहा है कि मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। भाई जुमे की नमाज तो कज़ा होती नहीं, वो तो या तो बाजमात पढ़ी जाती है या रह जाती है, जुम्मा तो कज़ा नहीं होता। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर आपने कर दिया। अब वही बात है कि इतना बुरा सलूक हमारी सादगी के साथ, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन हमें तो है तो इसको सही करना चाहिए। अच्छा ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जिस वक्त डिस्क्लोज होता है ज़रियाब को अरहम से मिलने के बाद कि जामिल तबलीग पे गया था और उसका आगे से रिएक्शन आना, जामिल से भी कंफर्म करना और इस चीज़ पर रिएक्शन देना कि वो अबू बकर को आइडियलाइज़ कर रहा है और उसकी तरह से बनना चाह रहा है, इसलिए शायद वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहता है। चलो ये सारा सीन तो हो गया, लेकिन इसमें जो नोटिस करने वाली बात थी वो उस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ। लेकिन जब वो अपनी दद्दों से बात करती है तो वो सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपको पता है वो तबलीग पे गया था, सीधा तबलीग पर ही निकल गया। पहले अपनी इस्लाह तो कर ले। मैंने भी उसे ये सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए कि दद्दों ने भी ताक के तीर निशाने में मारा, लेकिन दद्दों ने बात बिल्कुल सही की कि पहले अपनी तो इस्लाह कर ले। अच्छा
बात अब मैंने ये करनी थी कि जैसे जुमे की नमाज के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, इसी तरह कलमों की जब बात की है अरहम ने कि किसी को 6 कलमे भी नहीं आते हैं, ये 6 कलमों वाली बात जो है ना, इसको पहले कम से कम कंफर्म कर लेना चाहिए था। कुरान और हदीस से जो साबित हैं वो फर्स्ट 4 है, और वो भी कलमा नहीं है, वो जिक्र है। 3rd और 4th, फर्स्ट और सेकंड जो है वो शहादत है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारी राइटर साहबा ने लिख दिया उसको विदाउट एनी रिसर्च आप आगे भी चला दें। मिस इन्फॉर्मेशन कम से कम नहीं देनी चाहिए। 6 कलमों का कॉन्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जगहों पर है, और हमारे रिस्पेक्टेबल जो मौलवी हजरात हैं ये उन्होंने बना दिए 5th और 6th, जबकि हदीस से या कुरान शरीफ में कहीं पर भी ये साबित नहीं है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये मैं बात गलत कर रही हूँ तो काइंडली रेफरेंस के साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह जामिल की अब तक जो समझ आई है तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार है, क्योंकि वो अबू बकर को देख के खामखा में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स उसमें आता जा रहा है। और फिर मतलब बिल्कुल वो बच्चों वाली उसकी हरकतें हैं कि जी मेरा GPA नहीं आया तो मैं जा नहीं सकता, मैं मतलब आईवी लीग में जाना चाहता था। और ये अभी पहले तो खैर यही समझ नहीं आ रही थी फर्स्ट एपिसोड में कि ये कौन सी मतलब ये ग्रेड स्कूल के लिए जा रहे हैं या अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा था तो समझ ऐसे आ रही थी कि GPA नहीं आया कि शायद इनका ये अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ही बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि भाई इतनी मतलब ये एज अप्रोप्रिएट तो कैरेक्टर है ही नहीं। लेकिन सेकंड एपिसोड में पता चल गया कि जी O लेवल और A लेवल में बड़े अच्छे ग्रेड लिए थे जामिल ने। अब जामिल को अगर हम देखें तो शायद आपने नोटिस किया हो कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो अभी एक और पाकीज़ा के फराज में से बाहर नहीं आया। उसका वे ऑफ टॉकिंग भी वही है जो फराज का था। या तो ये दोनों ड्रामे एक टाइम पर बन रहे थे, शायद ये इस तरह था कि ये एक ही टाइम पे शूट हुए हैं, तो इसलिए उसके वे ऑफ टॉकिंग में भी और उसके वैसे भी अगर हम देखें लुक्स में भी तो काफ़ी टाइम ऐसा आया है कि जिसमें वो ऐसे लगता है जैसे वो एक और पाकीज़ा वाला फराज है। अच्छा, फिर वो टाइम भी उसने स्पेंड कर लिया ज़रियाब के साथ, और उसके बाद वो बताए बगैर गायब हो गया। और ज़रियाब इतना टेंस थी क्योंकि उससे पहले वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी थी और उनका फिज़िकल रिलेशन डेवलप हो चुका था। तो वो जब उनके घर जाती है जामिल के और उसके पेरेंट्स के सामने वो बैठी हुई, पता चल रहा था कि वो बहुत डिस्टर्ब है, कंफ्यूज भी है, और वो इस चीज़ के लिए उसको है कि वो किधर चला गया। लेकिन जैसे ही वो पता चलता है वापस आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। उसकी वो परेशानी तो ख़त्म ही होगी। हमें तो कहीं नज़र ही नहीं आई कि वो किस चीज़ के लिए परेशान है। ये तो समझ ही नहीं आई बात, क्योंकि जब वो वापस नहीं आती शादी की रात तो दादी उसके कमरे में बैठी होती है, और वो जब वो ख्वाब भी सुनाती हैं कि जी मुझे ख्वाब आया कि गिद्ध तुम्हें नोच नोच के खा रहे हैं, तो वो आके सीधा बाथरूम में चली जाती है और वो बार बार अपनी वो अनऑफिशियल एंगेजमेंट रिंग जो है उसे धो रही होती है। और वो दिखाया जाता है कि वो बड़ी मतलब एम्बैरस फील कर रही है, फेस नहीं कर पा रही दादी को। तो हमें ये समझ आई कि शायद अब ये उसका इस तरह से दिखाएंगे कि वो इस सेंस में परेशान है, जो कि लगा भी हमें। लेकिन जैसे ही वो आता है तो वो बात ही सारी ख़त्म हो गई है। भाई ये क्या है? ये तो हमें नहीं समझ आई इस चीज़ की कि ये कैसे हो गया कि एकदम से उस सारी चीज़ को वाइंड अप ही कर दिया उन्होंने, कुछ दिखाया ही नहीं उसमें। अब जी अगेन ये हुआ कि बार बार जिक्र आ रहा था हार्वर्ड एडमिशन का भी कि जी आईवी लीग में एडमिशन हुआ है और ज़रियाब जा नहीं रही, जबकि उसको स्कॉलरशिप भी मिला। स्कॉलरशिप की वजह से ही कंफ्यूजन थी कि अंडर ग्रेड जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बाद में पता चला कि वो तो MBA के लिए जा रहे हैं। तो ये हमने सोचा गूगल कर लेते हैं, तो गूगल करके हमें पता चला कि
एमबीए के लिए तो वो जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मेरिट बेस्ड नहीं, वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, बल्कि उसको फाइनेंशियल एड कहते हैं। तो ये ज़रियाब तो अलीट फैमिली से है, तो इसने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लिया फिर क्या? अब ये भी नहीं समझ आई कि ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया इन्होंने। अगर किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आया हार्वर्ड में या किसी भी आईवी लीग में एमबीए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी इंटरनेशनल, उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है। अभी तक के तो की पॉइंट्स यही थे, आगे चल के देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, तो आगे फिर दोबारा इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।